शुरू करें? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कुछ होमवर्क था? नहीं, चलो ठीक था। होमवर्क क्या था? तुम्हारे बैग का चेन खुला है। क्या था होमवर्क? यहाँ बताओ तो, होमवर्क कौन कौन किया है, क्या क्या होमवर्क था? दिया, केशव, ख्याति, कुमकुम, मोनालिसा, प्रतीक, राहुल, संचिता, सोनू, सुजाता। फटाफट। था कुछ होमवर्क? नहीं था होमवर्क? तुमको तो पता ही नहीं होमवर्क था वो। सुना था? नहीं था? क्या होमवर्क था? क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 है ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 था, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 था। 3 क्वेश्चन होमवर्क में था। ठीक है, फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 17? देखना, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये 3 क्वेश्चन के बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो फटाफट पहले 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देव बताओ, किए होमवर्क? हुआ है होमवर्क? वेरी गुड। इधर तो चारों का नहीं हुआ है, इधर नहीं, एक जन किया है खाली क्लास में। और यहाँ कौन किया है? डन, वेरी गुड। कुमकुम, मोनालिसा और नहीं, नहीं सब नहीं किया। ऑनेस्ट बच्चे अच्छे हैं सब कुछ, बता देते हैं। नहीं मेरे को पता नहीं था, या मैं मतलब मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बता देते हैं कि हाँ मुझे पता था या नहीं पता, सब बता देते हैं ना। ठीक है, चलो कौन है स्पीकर ऑन कर? चलो क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 17। इन एन इकोनॉमी इंडस्ट्री पी सेल्स आउटपुट टू क्यू। पी किसको बेच रहा है सामान? क्यू को बेच रहा है। क्यू सेल्स आउटपुट टू आर फॉर 600। क्यू फिर किसको बेचेगा? आर को। मतलब पहले पी बेचेगा क्यू को, फिर क्यू बेचेगा आर को। ठीक है, कितने रुपए का? ये वाला अमाउंट हमको दिया है 600 का। क्यू सेल्स आउटपुट टू आर फॉर ₹600। क्लियर है? उसके बाद क्यूज वैल्यू एडेड इज 1/2 ऑफ पीज वैल्यू एडेड। क्यू का जो वैल्यू एडेड है वो हाफ है किसका? पी का वैल्यू एडेड से। तो क्यू का वैल्यू एडेड पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, एज्यूमिंग पीज वैल्यू ऑफ इनपुट आर 0। पी का वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है? 0 है। पी का वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है? 0। कैलकुलेट हाउ मच पी सेल्स टू क्यू। पी कितने रुपए का बेचा क्यू को, वो तुमको निकालना है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा टेक्निकल है, क्वेश्चन घुमाया है इधर उधर। एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, सबको ट्राई करो फटाफट। और रिगार्डिंग जो ये तुम्हारा सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी टेंशन लेने का बात नहीं है। एमसीक्यू के लिए हम लोग अलग से एमसीक्यू का बना रहे हैं। 2 4 5 10 दिन में कुछ ना कुछ बढ़िया सा एक एमसीक्यू का हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ट्रायल एंड एरर चल रहा है ऐप में ही। अगर ऐप में ही एमसीक्यू आ जाए तो, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा सक्सेस होगा वो, तो दूसरा एक अलग से मोबाइल ऐप या फिर कुछ भी एक लॉन्च करेंगे जिसमें एमसीक्यू का काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू का टेंशन लेना नहीं है। टर्म 1 शायद पूरा एमसीक्यू दिया है, और टर्म 2 तुम्हारा रिटर्न दिया है। लेकिन टर्म 1 क्या चीज? क्यों? एमसीक्यू तो बढ़िया है, मजा है। कुछ अंदर से नहीं आएगा, सीबीएसई है ये, बता रहा हूँ। कुछ अंदर से नहीं आएगा, सब सामने से आएगा। ठीक है, लेकिन बस सामने का भी तुम्हारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं होगा सामने का तो सब गया। ठीक है, तो एमसीक्यू है तो बल्कि अच्छा है, और फ्यूचर पता है एमसीक्यू का ही है। ये जो पेपर बड़ा बड़ा बैठ के घसीटते हैं इतना इतना 2 2 घंटा 3 3 घंटा ना, अच्छा है ना, बढ़िया है ना। आधा बर्डन में पहले दे दो, फिर आधा चैप्टर्स का बाद में दे दो। ऐसा तो नहीं है कि टर्म 2 में सारा चैप्टर आएगा। टर्म 1 में जो आ गया वो टर्म 2 में नहीं आएगा, क्लियरली लिख दिया है। ठीक है, तो बेटर है, बहुत अच्छा है। 50% सिलेबस टर्म 1 में पढ़ो, आधा कॉपी फाड़ो फेंको, नेक्स्ट फिर पढ़े, फिर कॉपी फाड़ो फेंको, खत्म हो गया काम, है ना। तो बेस्ट है कि नहीं था? सबसे अच्छा तो बल्कि वही किया। सेमिस्टर सिस्टम बीकॉम में जैसा होता है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, यहाँ वैसा कर दिया, टर्म 1 टर्म 2। क्लियर है, बढ़िया है। और एमसीक्यू का बात है तो एमसीक्यू बहुत आसान होता है, मतलब आसान भी होता है, प्लस बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकल। टेक्निकल तो मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज थोड़ा सा लॉजिकल तो रहता है एमसीक्यू,
और अच्छा मेहनत करना कम पड़ता है। क्यों मेहनत कम पड़ता है? इतना जो बस आजकल जो लिखने वाला काम है ना, उसके लिए कंप्यूटर आ गया हमारे पास। तो फ्यूचर जो है वो एमसीक्यू का ही है। आज तुम कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम देखोगे, चाहे सीएफए है या फिर कोई एफआरएम का एग्जाम है या एक्चुरी का एग्जाम है, मैक्सिमम एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में ही होता है। कोई भी आजकल मैनुअल एग्जाम लेना बंद कर चुका, कोविड के लिए नहीं, पहले से भी। सीएफए तो स्टार्टिंग दिन से लास्ट 6-7 साल से ही एमसीक्यू पैटर्न में ही एग्जाम होता है। उनका रिटर्न वाला सिस्टम ही नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस का एग्जाम है, उसके बाद भी वो एमसीक्यू ही करवाता है और मैनुअली तो करवाता ही नहीं। एमसीक्यू एग्जाम दो, रिजल्ट आएगा, उसी में पता चल जाएगा क्या कौन पास है कौन फेल है। फ्यूचर एमसीक्यू का ही है। फ्यूचर में ये पेपर घसीटना क्या नेगेटिव मार्किंग होता है? तो क्या दिक्कत है नेगेटिव मार्किंग है? तो जय माता दी थोड़ी करके आना है हमको। हमको तो आता होगा आंसर, है ना। हमको अगर जय माता दी करना होता है एग्जाम हॉल में, तो हमको डर रहता कि क्या करना है, गलत हो जाएगा तो मार्क कटेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग को आता होगा, और जो नहीं आता होगा उसका भी तरीका है किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं एमसीक्यू को। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे एक बार, सब कुछ क्लैरिटी आ जाए एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। इन एन इकोनॉमी इंडस्ट्री पी सेल्स आउटपुट टू क्यू। अब तुमको देखो एमसीक्यू में क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 17 दे देगा, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देगा आंसर का। रफ में निकालो और फाइनल आंसर टिक करो, बेस्ट है। क्यों प्रोसेस में जाना, क्यों फॉर्मूला लिखना, क्यों कॉपी को 2 कलर का पेन से सजाना, क्या मतलब है बोलो ना? कोई फायदा है इसका? कोई फायदा नहीं है। बेटर है रफ में आंसर फटाफट निकालो और चुपचाप टिक मारो, काम खत्म, ठीक है। हाँ आ जाओ आ जाओ आगे। ओके कुमकुम, ऐप से कर लेना क्लासेस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कितना आंसर है? राहुल 400, संचिता 400, निकालो सबको। क्वेश्चन नंबर 17 करो फटाफट। कितना आया? 400। इधर नहीं, करो फटाफट। समझ में नहीं आया? देखो क्वेश्चन क्या बोला है। इन एन इकोनॉमी इंडस्ट्री पी सेल्स आउटपुट टू क्यू। पी किसको बेचेगा? क्यू को बेचेगा। क्यू सेल्स आउटपुट टू आर। क्यू किसको बेच रहा है? आर को बेच रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? फॉर ₹600, मतलब ये आउटपुट कितने का बेचा? 600 रुपए का बेचा। क्लियर है। क्यूज वैल्यू एडेड इज हाफ ऑफ पीज वैल्यू एडेड। क्यू का जो वैल्यू एडेड है वो कितना होगा? आधा होगा। किसका? पी से। पी का वैल्यू एडिशन से क्यू का वैल्यू एडिशन क्या होगा? आधा होगा। क्यूज वैल्यू एडेड इज हाफ ऑफ पीज वैल्यू एडेड, मतलब पी अगर मान लो 100 रुपए वैल्यू एड किया, तो क्यू उसके जगह में कितना वैल्यू एड करेगा? 50 वैल्यू एड करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद एज्यूमिंग पीज वैल्यू ऑफ इनपुट आर 0। पी का इनपुट कितना है? 0 है। कैलकुलेट हाउ मच पी सेल्स टू क्यू। पी कितना रुपए का क्यू को बेचा वो निकालना है, मतलब पी का आउटपुट निकालना है तुमको। तो जो निकालना है उसको एक्स ले लो सबसे पहली बात, और सॉल्व करके देखो हो रहा है क्या। फटाफट से करो, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन करना है सबको ट्राई। आया 400? डेव वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज 400। तुमको निकालना है 400। रौनक वेरी गुड, बोलो फटाफट, हो रहा है। एसी चल भी रहा है? कितना में है एसी? थोड़ा इसको ऊपर करके इधर कर दो, तो ऊपर कर दो थोड़ा, ऊपर वाला ऊपर कर दो, तुमको सही लग रहा है ना। हाँ एक तो ऊपर कर दो। फटाफट बताओ, हुआ? कैसे करना है कौन बताएगा? बोलो आयुष, हो गया ना? कैसे किए बताओ, ध्यान से सुनना सब कोई, बोलो। हाँ x-0 हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो निकालना है उसको x ले लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडेड ऑफ p इक्वल्स टू x-0 इक्वल्स टू x, ठीक है। हाँ अब वैल्यू एडेड ऑफ q इक्वल्स टू
एडेड ऑफ क्यू इक्वल्स टू कितना दिया है 600। हाँ 600 माइनस एक्स। क्यों एक्स माइनस किए यहाँ पे, कौन बोलेगा? एक्स क्यों माइनस किए? माइनस परचेज करना पड़ेगा ना। क्यों? एक्स क्या है? परचेज है किसका? क्यू का। पी का अगर सेल्स है एक्स तो क्यू का तो परचेज होगा ना, क्योंकि पी किसको बेच रहा है? क्यू को बेच रहा है। तो पी का अगर सेल है तो क्यू का परचेज होगा, तो ये 600 माइनस एक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब तो हो जाएगा सॉल्व। अब तो और कुछ नहीं बचा, यहीं तक था टेक्निकल जो था, है ना। ये जो माइनस एक्स करना था यही बस पॉइंट था इस क्वेश्चन में, और तो बाकी कुछ है ही नहीं। करो फटाफट। वैल्यू एडेड में हम सिर्फ फॉर्म का करते हैं। हाँ फॉर्म में तो गुड्स एंड सर्विस दोनों आ जाता है ना, खाली गुड्स का थोड़ी करते हैं, सर्विस का भी करते हैं ना। फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्म का मतलब होता है बिजनेस। अब वो बिजनेस गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है। ठीक, सब 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 आ जाएगा ना। फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, मतलब सब आ गया। ठीक है, क्या हुआ? नहीं हुआ? फिर भी करें आगे, चलो करते हैं। कितना आया? 300 आ रहा है। चलो देखते हैं, आ गया 400। वैल्यू एडेड ऑफ क्यू कितना? 600 माइनस एक्स। वैल्यू एडेड ऑफ किसका? पी। पी का दिया है ना, पी का एक्स वैल्यू एडेड। ठीक है, और एक लाइन क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है क्यूज वैल्यू एडेड इज हाफ ऑफ पीज वैल्यू एडेड। पी का वैल्यू एडेड का आधा है क्यू का वैल्यू एडेड। ठीक है, तो लिखते हैं पी का वैल्यू एडेड कितना है? एक्स है, इक्वल्स टू हाफ इंटू 600 माइनस एक्स। हाफ इंटू 600 माइनस एक्स। ठीक है, आएगा आंसर इसमें। हाफ किधर लगाऊं? हाफ लगेगा ये साइड में। हाफ ऑफ पी इक्वल्स टू 600 माइनस एक्स। आधे से ज्यादा लोग हाफ कहाँ लगा रहे होंगे? यहां लगा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? क्यूज वैल्यू एडेड इज हाफ ऑफ पीज वैल्यू एडेड। क्यू का वैल्यू एडेड जो है वो पी का आधा है। ठीक है, तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो मुझे पी का वैल्यू एडेड को पहले आधा करना पड़ेगा, तब वो क्यू के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो हाफ कहाँ लगेगा? एक्स के सामने हाफ लगेगा। कुछ लोग यहाँ पे लगा रहे होंगे इसीलिए गलत आ रहा होगा। ठीक है, तो हाफ यहाँ नहीं लगेगा बल्कि एक्स के साथ लगेगा। तो अब देखो कितना आएगा? एक्स बाय 2 इक्वल्स टू 600 माइनस एक्स। एक्स इक्वल्स टू 1200 माइनस 2x। 3x इक्वल्स टू 1200, x इक्वल्स टू 400। हमारा आंसर आ गया 400। क्लियर है सबको? फटाफट बोलो। जिस जिसका नहीं हुआ था, अरमान, उसके बाद दिया, केशव, ख्याति, मोनालिसा, प्रतीक हो गया था शायद। मोनालिसा, प्रतीक, राहुल, रौनक, संचिता, शशांक, सोनू, सुजाता, वेदांत, लक्ष्मी। चलो ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 18, सेल्स बाय फर्म ए आर 80 करोड़ एंड सेल्स बाय फर्म बी आर 300 करोड़। ए का सेल्स कितना है? 80 करोड़। बी का सेल्स कितना है? 300 करोड़। ठीक है, वैल्यू एडेड बाय ए, बी एंड सी आर इक्वल। क्या बोला है? वैल्यू एडेड बाय बी एंड सी आर इक्वल। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी एंड डी आर 280 करोड़ ईच का मतलब सी का भी 280, डी का भी 280। वैल्यू एडेड बाय डी इज 120 करोड़ एंड जीडीपी एट एमपी इज 520 करोड़। एज्यूमिंग एज वैल्यू ऑफ इनपुट आर जीरो, कैलकुलेट। क्या? पहले सबसे पहले काम करो, इतना सारा जो डेटा दे दिया है उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए का सेल्स इक्वल्स टू 80 करोड़। उसके बाद क्या? सेल्स बाय फॉर्म बी आर, बी का सेल्स 300
करोड़। वैल्यू एडेड बाय बी एंड सी, वैल्यू एडेड ऑफ बी इक्वल्स टू वैल्यू एडेड ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी, सी का आउटपुट इक्वल्स टू 280, डी का आउटपुट इक्वल्स टू 280, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एडेड बाय डी इज 120, वैल्यू एडेड बाय डी इक्वल्स टू कितना 120, वैल्यू एडेड बाय डी इक्वल्स टू 120। उसके बाद लास्ट में दिया जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू 520 करोड़। एज्यूमिंग एज वैल्यू ऑफ इनपुट आर 0, ए का इनपुट कितना है 0, ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी एंड सी, बी और सी का वैल्यू एडिशन निकालना है। कैसे निकलेगा, क्या दिया है, क्या क्या दिया है, बी का सेल्स तो दिया है हमको, और सेल्स दिया हमको, क्या निकालना है, वैल्यू एडेड बाय बी एंड सी निकालना है। निकालो तो थोड़ा देखो, हो पाएगा। देव हुआ ये नंबर, वेरी गुड, वेरी गुड संचिता, तीनों आंसर आ गया संचिता का। हुआ आयुष, करो फटाफट फिर, अभी तो करो, कम से कम नहीं हुआ तो अभी तो ट्राई करो। प्रैक्टिस ही एक तरीका है जो इस चैप्टर को तुम्हारे अंदर दिमाग में सेट कर सकता है, ठीक है। वरना पढ़ते रहो, जितना भी पढ़ोगे कुछ होने वाला है नहीं। 50 बार भी पढ़ लो चैप्टर, कोई काम का नहीं है जब तक हम इस चैप्टर को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कंटिन्यूसली 2 बार 3 बार सेम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। घर में दो दो बार 3 बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तभी ये दिमाग में सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा, चैप्टर ही सेट नहीं होगा दिमाग में। क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 2 3 3 बार करना है। सर इससे एमसीक्यू आया तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ही। संचिता एमसीक्यू के लिए अभी क्लैरिटी नहीं है कहाँ से एमसीक्यू आएगा और कौन कौन से चैप्टर से आएगा, ठीक है। तो एक बार हम वेट कर लेते हैं थोड़ा दिन, वो बोला ही है सीबीएसई के जुलाई एंड में दे देगा कौन से चैप्टर का एमसीक्यू आएगा, कौन से चैप्टर का रिटर्न आएगा। तो हम उसका वेट करते हैं, फिर हम लोग एक्शन लेंगे कि हमको कौन सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तब तक के लिए एज नॉर्मल जैसे हम पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहेंगे। एक बार सीबीएसई बता दे हमको चैप्टर वाइज कि कौन सा चैप्टर का एमसीक्यू है और कौन से चैप्टर का रिटर्न होने वाला है, तब हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक सीबीएसई का कुछ नहीं आ जाता तब तक हमको वेट ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। करो फटाफट क्वेश्चन नंबर 18। वेरी गुड राहुल, यहाँ क्या किसी का नहीं हुआ यहाँ, हाँ सही है 160, वेरी गुड 160 ना। और किसका आया, फर्स्ट वाला तो निकल गया क्या, फर्स्ट वाला बताओ 160, फर्स्ट वाले का आंसर है 160। सेकंड वाला करो फटाफट, आसान है सेकंड वाला तो बहुत, 140। फर्स्ट निकल गया तो सेकंड तो बहुत ही आसान है। थर्ड वाला निकालो, थर्ड वाला है 120, वेरी गुड। किसका नहीं हुआ बोलो, हम लोग सॉल्व करेंगे। हो गया, नहीं हुआ ठीक है करते हैं, नहीं हुआ ना करते हैं, किए नहीं बोलो है ना अच्छा, क्योंकि मेरे को पता है करते तो हो जाए, किए नहीं है ना। चलो
एक बार फटाफट से देखते हैं, जिसका नहीं हुआ ध्यान से सुनना। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी एंड सी निकालना है हमको। कौन बोलेगा किसका हो गया था, बोलो तो कैसे किए। हाँ, जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू क्या, ए का सेल्स, ठीक है, बी बी को एक्स, सी को भी एक्स, और प्लस वैल्यू एडेड ऑफ डी। तो बताओ क्या आया, 520 इक्वल्स टू 80 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 120। क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है, जितने भी फॉर्म्स है सबका वैल्यू एडिशन कर देने से, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी 520 हमको दिया हुआ है, तो वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म सी, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म डी, हम चारों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो ये चारों को हम लोग ऐड करें। ए का सेल्स क्यों लिए, ए का तो वैल्यू एडिशन लेना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे दे दिया ए का इनपुट क्या है, 0 है, तो ए का सेल्स इक्वल्स टू ए का वैल्यू एडेड होगा। बात तो बराबर है, तुम चाहो तो ए का वैल्यू एडेड लिख लो वहां, चाहो तो ए का सेल्स लिख लो, क्योंकि इनपुट 0 है, इसका मतलब सेल्स जितना है वैल्यू एडिशन भी उतना ही है, ठीक है। तो ये आ गया 80। बी और सी को एक्स क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वैल्यू एडेड बाय बी इक्वल्स टू वैल्यू एडेड बाय सी, तो दोनों सेम होगा, तो दोनों को एक्स ले जाओ, एक्स लिख लिए। लास्ट वाला वैल्यू एडिशन ऑफ डी, क्वेश्चन में दिया है वैल्यू एडिशन ऑफ डी 120, ठीक है, तो डाल दिए। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आएगा 140, कैसे आएगा 160, 160 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू आ गया 160। अब ये x क्या था, वैल्यू एडेड बाय b एंड वैल्यू एडेड बाय c। क्वेश्चन में वही पूछा है, वैल्यू एडेड बाय b और c निकालो, तो ईच होगा, इसका 160 होगा, इसका भी 160 होगा, क्लियर है। अब ये निकल गया, तो वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फॉर्म b तो निकल ही जाएगा, कैसे निकलेगा, आउटपुट दिया है b का, ठीक है, वैल्यू एडिशन दिया है b का, तो इनपुट तो निकल ही जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 140। लास्ट वाला वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फॉर्म सी, फॉर्म सी का इनपुट कैसे निकलेगा, सी का आउटपुट दिया है हमको, ठीक है, सी का हमको वैल्यू एडिशन भी दिया है, मतलब निकाल लिया हम 160, तो इनपुट का वैल्यू तो निकल ही जाएगा, ठीक है, फिर से माइनस कर दो, इनपुट का वैल्यू आ गया 120। क्लियर है, हो जाएगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट, क्वेश्चन नंबर 19। रीड करना क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन मार्क, ये रुपीस का सिंबल सारा क्वेश्चन मार्क में ऐड हो गया, बन गया है, ये रुपीस का सिंबल है, तो वो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है रुपीस सिंबल को लाने का, जिस कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा वहां पे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए ये चेंज हो गया, जो हम प्रिंट किया है ना उसके कंप्यूटर में नहीं होगा वो सॉफ्टवेयर, इसीलिए ऐसा हो गया। तो छोड़ो उसको, रुपीस का सिंबल को, इसको रुपीस का सिंबल बना लो, जो रुपीस का सिंबल होता है ना ऐसा, वो है वो, ठीक है। फटाफट, firm may spend 500 crores on non-factor inputs and sold goods worth 600 crores to firm B and 300 crore to firm C। ए कितना इनपुट खर्चा किया, 500 रुपए का इनपुट, 500 करोड़ का इनपुट लिया, और आउटपुट कितना कितना दिया, बी को और सी को आउटपुट दिया, बी को 600 करोड़ का और सी को 300 करोड़ का, ठीक है। फॉर्म बी whose value addition is rupees 1000 करोड़ सोल्ड हाफ ऑफ इट, बी क्या किया, आधा गुड्स को बेचा है, ठीक है, जिससे कि वो कितना कमाया है, 1000 करोड़ रुपया, वैल्यू एडिशन उसका कितना हुआ है, 1000 करोड़। वही तो क्वेश्चन में टेक्निकल पॉइंट है, वही तो समझना है क्वेश्चन पढ़ के। देखो आगे पढ़ो एक बार फिर समझते हैं। आउटपुट टू फॉर्म सी एंड हाफ टू फॉर्म डी, 100 करोड़ सोल्ड, कुछ क्वेश्चन में मेरे को प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है,
इसमें भी वही है क्या? एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, यहाँ पे भी वही है। फॉर्म ए स्पेंड 500 करोड़ नॉन फैक्टर इनपुट एंड सोल्ड गुड्स वर्थ 600 करोड़ टू फॉर्म बी। ए क्या किया, 500 का इनपुट लिया और बी को कितना दिया, 600 दिया, सी को दिया 300। ठीक है, ये है बी और ये है सी। उसके बाद फॉर्म बी हुज वैल्यू एडिशन इज 1000 करोड़ सोल्ड हाफ ऑफ इट आउटपुट टू फॉर्म सी। ये फुल स्टॉप गलत है यहाँ पे, ठीक है, वहां पे वो फुल स्टॉप नहीं होगा। एंड हाफ टू फॉर्म डी। बी क्या किया, अपना आधा इनपुट 50% सी को बेचा, 50% डी को बेचा। ठीक है, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म सी इज हाफ ऑफ वैल्यू एडेड बाय फॉर्म डी। फॉर्म सी एंड फॉर्म सी सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म सी इज इक्वल टू फॉर्म्स वैल्यू आउटपुट, फॉर्म्स बी इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म डी। सब घूम गया ना अंदर। वेरी गुड संचिता, हो भी गया उसका। चलो पढ़ो एक बार फटाफट। पहले देखो क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के पहले शॉर्ट में लिखना है क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा हमको वही करना होता है। क्वेश्चन को पढ़ो और शॉर्ट में लिखो क्या डेटा दिया है। हमको क्या दिया है, सबसे पहले मैं ए और बी का बनाया। हमेशा क्वेश्चन में एक काम करना, यहाँ पे ए को बना लेना, यहाँ पे बी को बना लेना, यहाँ पे सी को बना लेना, यहाँ पे डी को बना लेना। ठीक है, ए क्या किया, 500 का इनपुट लिया। सी एंड डी का इनपुट, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद हुआ है क्वेश्चन नंबर डेव किए, ये क्वेश्चन हो गया। ओके, और इधर किस किस का हुआ, किसका नहीं हुआ, फटाफट बताओ। नहीं हुआ तो देखो फटाफट। ए 500 का इनपुट नॉन फैक्टर इनपुट खरीदा। ये नॉन फैक्टर इनपुट का मतलब क्या होता है? नॉन फैक्टर इनपुट क्या होता है? फैक्टर इनपुट क्या होता है? वेरी गुड राहुल। कौन से 4 फैक्टर? लैंड, लेबर, गोलमाल है, सब गोलमाल है ना, सब कुछ गोलमाल हो जा रहा है। लैंड, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजों को छोड़ के बाकी जो भी इनपुट है वो सब होता है नॉन फैक्टर इनपुट। ये 4 इनपुट को हम लोग फैक्टर इनपुट बोलते हैं। ये चारों को छोड़ के बाकी जितना भी इनपुट बचा सब क्या होता है, नॉन फैक्टर इनपुट होता है। ठीक है, तो नॉन फैक्टर इनपुट हो सकता है वो रॉ मटेरियल हो सकता है वो कुछ और हो, लेकिन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को छोड़ के ये बाकी जो भी इनपुट है सब हमारा नॉन फैक्टर इनपुट होता है। ठीक है, तो नॉन फैक्टर इनपुट कितने का है, 500 करोड़ का। एंड सोल्ड गुड्स वर्थ 600 करोड़ टू बी। बी को कितने का बेच दिया, 600 करोड़ का। एंड 300 करोड़ टू फॉर्म सी। ये यहां से निकल के कहा गया, यहां पे गया 300 करोड़। बताऊंगा, रुको। फॉर्म बी हुज वैल्यू एडेड इज 1000 करोड़। फॉर्म बी का वैल्यू एडिशन कितने का था, 1000 करोड़ का वैल्यू एडिशन था। वैल्यू एडेड इक्वल्स टू, ठीक है, बी का वैल्यू एडेड 1000 करोड़। सोल्ड हाफ ऑफ इट आउटपुट टू फॉर्म सी एंड हाफ टू फॉर्म डी। वो अपना आउटपुट का आधा किसको बेच दिया, सी को बेच दिया, आधा बेच दिया डी को। ठीक है, तो कितना कितना करोड़ बेचा होगा, 500 500 बेचा होगा, 300 300 बेचेगा। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड संचिता। राहुल गलत।
संचिता नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम टोटल बता दिए ना, आधा चाहिए हमको। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से सुनना, ठीक है। फॉर्म 100 फॉर्म बी वैल्यू एडेड इज ₹1000 करोड़। फॉर्म बी का वैल्यू एडिशन कितना है? 1000 करोड़। ये बेटा बी है हमारा, ठीक है। इसका वैल्यू एडिशन है 100 करोड़, ठीक है। इसका इनपुट कितने का है? 600 करोड़ का। अब तुमको ये क्या बोला, सोल्ड हाफ ऑफ इट्स आउटपुट, अपने आउटपुट का आधा सी को बेचा और आधा डी को बेचा। तो इसका आउटपुट कितने का है? राहुल सही है तुम्हारा, आउटपुट कितने का है इसका? 1600 का आउटपुट है। आउटपुट इक्वल्स टू 1600, तभी तो आउटपुट से इनपुट माइनस होगा तो वैल्यू एडेड आएगा। तो आउटपुट का आधा बी को बेचा, आधा सी को बेचा, आधा डी को बेचा, ठीक है। तो ये इसको कितने का बेचा? 800 का बेचा। यहाँ पे डी था और बी, डी को कितने का बेचा? 800 का बेचा। क्लियर है? आगे, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म सी इज हाफ ऑफ वैल्यू एडेड बाय फॉर्म डी। सी का वैल्यू एडिशन आधा है फॉर्म डी का वैल्यू एडिशन से। क्या चीज? देखते हैं, मेरे को खुद को नहीं पता, मैं आगे पढ़ूंगा तो सॉल्व करेंगे तो पता चले, ठीक है। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म सी इज हाफ ऑफ वैल्यू एडेड बाय फॉर्म डी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म सी एंड फॉर्म डी सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड, मतलब सी और डी अपना क्या किए, सारा का सारा आउटपुट को बेच दिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म सी इज इक्वल टू फॉर्म्स बी वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर्म सी का आउटपुट किसके साथ इक्वल है? बी का आउटपुट के साथ। तो बी का आउटपुट कितना था? 1600 करोड़। तो सी का आउटपुट कितना हो गया? 1600। अब इसके ऊपर वाले लाइन में आओ, फॉर्म सी एंड डी सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। उसके ऊपर वाले लाइन में वैल्यू एडेड बाय फॉर्म सी इज हाफ ऑफ वैल्यू एडेड बाय फॉर्म डी। सी का वैल्यू एडिशन बताओ कितना है? सी का वैल्यू एडिशन डी का आधा भी हो सकता है और एक तरीके से भी निकल सकता है। सी, इसका दो चीज हमको दिया है, सी का आउटपुट भी दिया है और इनपुट भी दिया है। वैल्यू एडिशन, सी का वैल्यू एडिशन राहुल चेक करते हैं, रुको, है ना, सब गुंडला गए। वेरी गुड। वैल्यू एडेड कितना होगा? 500। अरे तुमको सी का वैल्यू एडिशन निकालना है। वैल्यू एडिशन निकालने के लिए तुमको क्वेश्चन से क्या मतलब है, क्या दिया है? सिंपली डायग्राम में लिखा है आउटपुट 1600 है, इनपुट 1100 है, माइनस करो, उसको निकालो। ये रहा 300 का इनपुट, ये रहा 800 का इनपुट, दोनों को माइनस करो 1600 का आउटपुट के साथ और निकाल लो वैल्यू एडिशन। तो वो नीचे आधा दिया है कि पूरा दिया है, वो तो बाद में आएगा ना। अगर क्वेश्चन में ऊपर डेटा नहीं दिया रहता तो हम देखते वो किसका आधा है और किसका पूरा है। वो जब क्वेश्चन में ऊपर डेटा दे दिया है तुमको कि सी का इनपुट इतना है और आउटपुट इतना है, मतलब तो निकल जाएगा वो सिंपली, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास इसका वैल्यू एडिशन है तो डी का वैल्यू एडिशन निकल जाएगा। सी का वैल्यू एडिशन दिया है तो डी का वैल्यू एडिशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्या लिखा है बताओ? वैल्यू एडेड बाय फॉर्म सी इज हाफ ऑफ वैल्यू एडेड बाय फॉर्म डी। डी का जितना वैल्यू एडिशन है उसका आधा वैल्यू एडिशन किसका है? सी का है। तो सी का अगर 500 है तो डी का 1000 होगा। डी का वैल्यू एडिशन 1000, वैल्यू एडेड डी का 1000 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म डी। आउटपुट निकालना है डी का, फटाफट निकाल लो। आउटपुट निकालना है डी का। वेरी गुड केशव। संचिता, राहुल तुम्हारा आंसर कैसे निकला था? तुम्हारा आंसर इतना ज्यादा कैसे निकला? 3400। ओके
समझ में आया? हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगाओ, इसीलिए मैं ये इतना दिन बाद करवा रहा हूँ, बिकॉज अब तुम्हारा नेशनल इनकम में ओवरऑल तुम टर्म्स को समझने लग गए हो, इसीलिए मैं इसको पेंडिंग रखा था 2-3 क्वेश्चन को, ताकि हम बाद में करेंगे तो समझ में आएगा। अभी भी मेरे हिसाब से पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 19, 17 18 तो हो गया होगा, 19 नहीं हुआ होगा, है ना? थोड़ा सा क्लियरिटी, क्वेश्चन को घर में एक बार फिर से करना है आज, तब जाके ये क्लियर होगा, ठीक है? अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? तो इसको एक बार लिख लो आज फिर से होमवर्क में, आज फिर से क्वेश्चन नंबर 19 को होमवर्क में लिखो। हाँ, 18 भी कर लेना, क्या दिक्कत है? अगर 18 नहीं हुआ तो 18 भी कर। एसी बढ़ाओ यार, क्या एसी नहीं चल रहा है, उसको वो करो, 18 में करो एक बार, देखते हैं चलता है। वहां पे एक टर्बो मोड होगा, टर्बो ऑन हो गया, ठीक है? ठीक है, क्लियर? चलें आगे, चलो कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे आज एक्सपेंडिचर मेथड का, आ जाओ फटाफट। फाइनल और आखिरी मेथड हमारा नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड। फाइनल और आखिरी मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है? अब ये मेथड आया कहां से? चैप्टर 1 निकालो एक बार, चैप्टर 1 का पेज नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है। 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है? इनकम क्या होता है? सर्कुलर फ्लो होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, क्या? हाँ, तो एक्सपेंडिचर फेज जो है लास्ट वाला फेज, उसमें क्या करते हैं हम लोग पल्लवी? 3 फेज होता है ना, तो एक्सपेंडिचर फेज में क्या करते हैं हम लोग? हाँ, जो पैसा हमारे पास आता है, जैसे मान लो फैक्टर इनकम हुआ, मैं सैलरी कमाया, प्रॉफिट कमाया, रेंट कमाया, इंटरेस्ट कमाया, तो वो पैसा से मैं क्या करूंगा? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदूंगा, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करते हैं? खर्चा करते हैं पैसा, और जिससे, तो अब बताओ, इनकम को कैलकुलेट करने का दो तरीका, या तो मैं कैलकुलेट कर लूं कहां कहां से मेरे पास पैसा आ रहा है, या तो मैं कैलकुलेट कर लूं कहां कहां पे पैसा मेरा जा रहा है, तो भी हो जाएगा, है ना? अगर मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं और 100 रुपए खर्च करता हूं, तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे कि सर कहां कहां से पैसा कमाए, तो मेरा टोटल इनकम निकल जाएगा। और दूसरा आदमी कैलकुलेट मेरे ऊपर नजर रखा है और देख रहा है कि मैं कहां कहां पैसा खर्च कर रहा हूं, कितना कितना, तो अगर वो उसको भी टोटल कर देगा तो भी निकल जाएगा, है ना? सेविंग्स नहीं है, सोच के चलो, सेविंग्स जीरो है, ठीक है? आप वही सोच रहे थे सर के पॉकेट में बचा हुआ पैसा तो कैसे करें, सेविंग्स का हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है? तो मान के चलो सेविंग्स नहीं है, तो अब क्या होगा? पता चल जाएगा टोटल तो उतना ही होगा, 100 कमाऊंगा तो 100 खर्चा करूंगा, 500 कमाऊंगा तो 500 खर्चा करूंगा, है ना? तो इसी तरीके, यही से आया है हमारा वो तरीका। सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन फेज से हम पता लगा सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ, वहीं पता लग गया तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड आ जाएगा। उसके बाद इनकम मेथड, जब हम किसी किसी को पेमेंट कर रहे हैं इनकम का, तब अगर हम टोटल कर लिए किसको कितना कितना पे किए, तब भी हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। और तीसरा तरीका, जब वो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर तब भी हम अगर उनको टोटल कर लिए तो भी हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा, ठीक है? तो 3 तरीका है नेशनल इनकम को निकालने का। आज हम लोग पढ़ेंगे आखिरी तरीका, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। वो कहां से आया है? इसी फेज से आया है, एक्सपेंडिचर वाले फेज से, ठीक है? चलो अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और लास्ट वाला है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है? एक सेकेंड, एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है? क्लियर है?
चार तो कंपोनेंट, एक तो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और चौथा है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब वर्ड से क्या लगता है, एक तो फाइनल, हमेशा हमको देखना फाइनल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स में जो हम खर्च कर रहे हैं उसको हमको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, मतलब जो फाइनल गुड्स पे खर्चा हो रहा है सिर्फ वही, उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, पढ़े हैं कहीं हम लोग कि छोड़ दिए थे? पढ़ दिए थे ना, बोलो क्या होता है? जो गुड्स को हम लोग फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और जो गुड्स को हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। तो क्या सारा चीज जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है सब इनपुट होता है, सब इंटरमीडिएट गुड्स? मशीन मान लो, मशीन में यूज कर रहा हूँ कुछ एक बनाने के लिए, क्या बनाएंगे, चलो बॉटल बनाते हैं, बॉटल बनाने के लिए मशीन यूज कर रहा हूँ, तो क्या मशीन इंटरमीडिएट गुड्स है या मशीन फाइनल गुड्स है? तो वो भी तो प्रोडक्शन में यूज हुआ। क्या अगर एक साल के अंदर में बेच दिया तो इंटरमीडिएट हो जाएगा? एक साल के अंदर मशीन खरीदा और मैं अच्छा, खरीदने के इंटेंशन के ऊपर डिपेंड, और फॉर रीसेल। संचिता देखो तो इंटरमीडिएट क्या पढ़े थे हम लोग, डेफिनेशन देखो तो इंटरमीडिएट का है, हमारे बुक में है, क्या है बोलो तो सूरज। आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन सेम ईयर, सेम ईयर में फर्दर प्रोडक्शन में यूज करने के लिए हम लोग लिए हैं, या फिर हम लोग रीसेल के लिए खरीदे, तो उनको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। और उसके बाद बाकी जितना भी गुड्स बच गया वो सब क्या हो जाएगा हमारे लिए, फाइनल गुड्स हो जाएगा, विच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। वेरी गुड संचिता। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स हो गया, समझ में आ गया फाइनल गुड्स क्या है। अब प्राइवेट का मतलब क्या, जो पब्लिकली नहीं है, और पब्लिक का मतलब जो प्राइवेट नहीं है ना, लेकिन दोनों का मीनिंग हमको नहीं पता। ठीक है, ठीक है, अभी चलो मान के चलो एक बार ये जो पब्लिक नहीं, ठीक है, एक बार मान लेते हैं। उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिंपल सा मीनिंग है, नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग, जो खर्च कर रहे हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए, वो हमारा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब प्राइवेट एंटरप्राइज जो खर्चा कर रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये तो सेम है टर्म सारा, खाली यहां लग गया कौन, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ऐसा क्या खर्चा कर दिया, गवर्नमेंट ऐसा कौन सा खर्चा कर दिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक एग्जांपल दो तो, चलो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल दो, एनी वन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलो बोलो क्या है, बोलो, सब अपने लोग हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन करने के लिए मशीन खरीदा मैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बॉटल खरीदा पानी पीने के लिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लासरूम बना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कपड़ा पहना हो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मोबाइल खरीदा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सब कुछ तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। फाइनल गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, प्राइवेट आदमी करना चाहिए, मैं प्राइवेट हूँ, है ना, मैं कोई पब्लिक आदमी तो हूँ नहीं, मैं प्राइवेट आदमी हूँ। मैं अगर कोई भी खर्चा करता हूं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में तो वो आ जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तुम लोग भी अगर कोई भी खर्चा करते हो तो वो सारा आ जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन जो भी गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। एग्जाम्पल, वेरी गुड रौनक, लेटेस्ट एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस ऑन वैक्सीन। वैक्सीन में जो खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट, फ्री में वैक्सीन दे रहा है तुम लोगों को, तुमको तो नहीं दिया है, हम लोगों को
क्या? हाँ तो बेच देता है, तो क्या दिक्कत है? मिड डे मील बेच रहा है क्या गवर्नमेंट? स्कूल में एजुकेशन बेच रहा है क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इतने सारे लोगों को सैलरी दे रहा है, बेच रहा है क्या उसको? और गवर्नमेंट इतना सारा गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बेच रहा है क्या? बहुत सारा चीज है गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके बाद बेसिक समझो, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे भी यहाँ पे। ब्लैंक्स इसीलिए छोड़ा गया है ताकि थोड़ा सा राइटिंग का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। बहुत दिन हो गया लिखे नहीं है, हो सकता है पेन पकड़ना भूल गए हो, ठीक है। तो हम लोग क्या थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब, मैं एक बिल्डिंग बनाया खुद का रहने के लिए, ठीक है। मान लो मैं एक घर बनाता हूं खुद का रहने के लिए, क्या वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है? वो तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ना, है ना। हाँ खुद, चलो मैं बिजनेस करता हूँ, खुद का रहने से अगर हमको नहीं समझ में आए तो मैं बोलता हूँ मैं एक बिल्डिंग बनाया जिसमें मैं क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा, ठीक है। एक बड़ा सा फैक्ट्री बैठाऊंगा उस बिल्डिंग के अंदर। अब वो क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो वो आएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर में या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोल लो, उसके अंदर में आएगा। ग्रॉस क्यों लिखे? बिकॉज अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, इसीलिए ये है ग्रॉस। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब पता है? डोमेस्टिक वर्ड क्यों लिखा गया है ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों हम लोग डोमेस्टिक वर्ड यहाँ पे लिखते हैं। और लास्ट वाला नेट एक्सपोर्ट, क्या होता है नेट एक्सपोर्ट? जो हम गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट किए और जो हम एक्सपोर्ट किए, दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ये चार कंपोनेंट सही तरीके से समझ जाने से एक्सपेंडिचर मेथड खत्म, ठीक है। हमको क्वेश्चन में ये चार कंपोनेंट को ही सही तरीके से पहचानना है, अगर ये हम पहचान लिए तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो गया कंप्लीट। आसान है नेशनल इनकम? अब बहुत ही आसान है, नहीं है ना आसान? थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से मेरे हिसाब से हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस का कमी है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो, संचिता बहुत इजी है बोल रही है संचिता, देखो क्या करना है, इसका सेलेक्ट लेना आपस में सब मिलके, ठीक है। चलो बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए कोई होमवर्क फिलहाल नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 19 एक बार घर में करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए एक्सपेंडिचर मेथड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत सारा होमवर्क लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।